अब हम बात करते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यहाँ पे 3 लॉ की बात होगी, छोटी छोटी सी बातें हैं, कुछ ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। फर्स्ट लॉ में क्या है, सेकंड में क्या है, थर्ड में क्या है। पहले फर्स्ट लॉ की हम बात करते हैं कि फर्स्ट लॉ में इन्होंने क्या बोला कि एनर्जी जो है ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। यूनिवर्स के अंदर यूनिवर्स हम वर्ड कहाँ पे यूज़ किया था, हमने स्टार्टिंग में यूज़ किया था। यूनिवर्स की जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफ़र हो सकती है। ठीक है, एक जगह से एनर्जी को हम जब दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं, यानी एक जगह पे डिसअपीयर होती है तो वो एनर्जी दूसरी जगह पे जाके अपीयर हो जाती है। यानी कि यहाँ पे हमारे पास एनर्जी पहले है और फिर एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कर दी तो यहाँ पे एनर्जी कम होगी, एक जगह एनर्जी कम होगी, दूसरी जगह एनर्जी बढ़ गई। ये सब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के स्टेटमेंट्स हैं। फोर्थ स्टेटमेंट क्या है कि जो भी कोई भी मशीन ऑटोमेटिक अपने आप कॉन्टीन्यूटी में परपेचुअल मोशन मशीन का मतलब क्या है कि जो मशीन अपने आप कंटिन्यू चलती रहे, ऐसा पॉसिबल नहीं है जब तक हम किसी न किसी फॉर्म में उसको एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेंगे, कोई ना कोई उसके ऊपर काम नहीं करेंगे, तो तब तक वो चलेगी नहीं, कंटिन्यूटी नहीं चलेगी। फ्रिक्शन की वजह से या बहुत सारे और फैक्टर हैं, उनकी वजह से वो मोशन उसकी स्टॉप हो जाएगी। टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। जो सिस्टम की एनर्जी आइसोलेटेड सिस्टम हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में, आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर कांस्टेंट अमाउंट रहती है। उसके बाद हम बात करते हैं इसका मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है। एक हम सिलेंडर लेते हैं, इसमें आइडियल गैस भर देते हैं। आइडियल गैस क्यों भरते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होती हैं, तो रिएक्टिव ना होने की वजह से सिलेंडर के वॉल या पिस्टन वगैरह के साथ कोई भी उसका रिएक्शन नहीं हो पाता है, इसलिए हम आइडियल गैस के साथ हम इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं। पिस्टन लिया हमने वेटलेस और फ्रिक्शनलेस। इनिशियल इंटरनल एनर्जी, जो गैस के अंदर अपनी एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी, इसके बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे। वो इनिशियल एनर्जी हम इसको U से रिप्रेजेंट करते हैं, तो U1 हो गया इनिशियल एनर्जी एंड V1 इज द इनिशियल वॉल्यूम। इंटरनल एनर्जी चेंज कब होगी, हम सिस्टम को जो है क्या करेंगे, इंटरनल एनर्जी को चेंज कब करना है, हीटिंग द सब्सटेंस को हीट कर दिया, हीट को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। और हीट देने का मतलब क्या है कि हम सिस्टम पे काम कर रहे हैं, यानी वर्क सिस्टम के ऊपर कर रहे हैं, वर्क को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी जो एनर्जी चेंज होगी, हमने सिस्टम पे काम किया यानी कि पिस्टन नीचे चला गया। कंपैरिजन देखिए, पहले यहाँ पे है, हमने इसको प्रेस कर दिया, वर्क कर दिया और सिस्टम जो है नीचे चला गया, यानी कि हमने इस सिस्टम के ऊपर कोई काम किया है। तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, Q प्लस W, यानी U2 और V2 इंटरनल एनर्जी एंड वॉल्यूम फाइनल वाला। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, U से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। तो ये हमारे पास आ गया इसका फॉर्मूला इंटरनल एनर्जी का, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अकेले इंटरनल एनर्जी हम नहीं नाप सकते, हम सिर्फ चेंज को ही नाप सकते हैं। और चेंज कैसे नापेंगे, जितनी हीट दी है, जितना उसके ऊपर काम हुआ है। ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी को चेंज करना देखना है तो हम इसको DU से रिप्रेजेंट कर देते हैं, DQ प्लस DW, यानी स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क। तो डेल्टा U की वैल्यू जो है साइन कन्वेंशन की फॉर्म में देखेंगे, तो डेल्टा U साइन कन्वेंशन मतलब चेंज इन एनर्जी पॉजिटिव कब होगी, जब फाइनल एनर्जी ज़्यादा होगी, इनिशियल एनर्जी कम होगी, यानी कि हमने उसको हीट और वर्क उसको ऊपर किया है। दैट मीन्स उसके अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है और सिस्टम के अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, तो यानी मेरी जेब में पैसे आए हैं तो मेरा अकाउंट बैलेंस पॉजिटिव होगा। नेगेटिव कब होगा, जब मेरी जेब से पैसे जाएंगे, यानी फाइनल एनर्जी जो है U2 इज लेस देन U1, इनिशियल ज़्यादा थी, बाद में कम थी। तो ये केस आता है एनर्जी रिलीज का, कि सिस्टम के अंदर से एनर्जी रिलीज हुई है, बाहर निकली है। बाहर निकलने पे हमारा डेल्टा U दैट इज नेगेटिव हो जाएगा। Q की हम बात करेंगे, Q मतलब हीट। हीट पॉजिटिव कब लेंगे, जब सिस्टम के अंदर हीट एब्जॉर्ब होगी, यानी सिस्टम के अंदर हीट आई है
तो हीट का साइन पॉजिटिव हो जाएगा, और नेगेटिव कब होगा, जब सिस्टम से हीट निकलती है, यानी कि एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के केस में आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। वर्क पॉजिटिव और नेगेटिव कब होगा, अब वर्क के केस में इसमें उल्टा होगा। वर्क कंप्रेशन मतलब हमने काम किया सिस्टम के ऊपर, हमने सिस्टम को दिया है, हमारे से गया है, सिस्टम को मिला है, तो दैट इज द केस ऑफ पॉजिटिव वर्क। यानी कंप्रेशन सिस्टम, जैसे गुब्बारा है, गुब्बारे को दबाएंगे, कंप्रेस कर दिया तो हमने सिस्टम के ऊपर काम किया है, वर्क पॉजिटिव हो जाएगा। और एक्सपेंशन का केस क्या हो जाएगा, वहाँ से सिस्टम अपने आप एक्सपेंड हो रहा है, दैट मीन्स हम उसको बाहर से कोई भी प्रेशर फोर्स नहीं लगा रहे हैं, तो दैट इज द केस ऑफ नेगेटिव वर्क। ओके, नाउ अब बात आती है कि इन्होंने क्या क्या चीज़ें छोड़ दी। फर्स्ट लॉ के अंदर हमें मास एनर्जी का रिलेशन जो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, कितनी क्वांटिटी, क्योंकि हमने हीट और वर्क की फॉर्म में बात की है, मास की फॉर्म में बात नहीं की है, ठीक है। दूसरी चीज़ इन्होंने ये नहीं बताई कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी किधर होगा, एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस की तरफ कब होगा, तो ये हम अगले लॉ के अंदर पढ़ेंगे। तीसरी चीज बात इन्होंने कि स्पॉन्टेनिटी ऑफ द प्रोसेस, यानी प्रोसेस कॉन्टिन्यूटी में चलेगा कि नहीं चलेगा, ये स्पॉन्टेनिटी की बात नहीं कर पाई।